Hello, all. Welcome back to commerce.com. I am Hemangi, and today we are going to study about the methods of teaching. Before that, I hope you all are doing well. So, let's start our today's lecture. बेसिकली आज हम मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं. देर आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स अवेलेबल फॉर हायर लेवल ऑफ टीचिंग, या किसी भी लेवल ऑफ टीचिंग की बात होती है तो हमें टीचिंग के जो है वो बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइडेड होते हैं. मेथड मीन्स व्हाट, क्या मेथड्स मतलब जो भी जनरल प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं हम, या पेडागोगी एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, कि क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हम यूज़ करते हैं, उनको बेसिकली मेथड ऑफ टीचिंग बोला जाता है. अब हमें कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है वो किस पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन द एजुकेशनल फिलॉसफी, द क्लासरूम डेमोग्राफी, सब्जेक्ट एरियाज एंड द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन, कि डिफरेंट कंडीशंस हैं उसके लिए कि हमें कौन सा टीचिंग का मेथड कब यूज़ करना है. ठीक है, तो वो हमें समझना ज़रूरी होता है कि कब कौन सा मेथड यूज़ करना है. राइट. सो अभी यहाँ पे बेसिकली जो हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. The first one is teacher centered methods and the second one is learner centered methods. अब teacher centered methods में भी बहुत सारे हमें कुछ 4-5 methods given है जो हम आज के lecture में study करेंगे, और फिर learner centered methods में भी कुछ हमें 5-6 ऐसे मेथड्स प्रोवाइडेड हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है. आप जो भी मेथड है उसके नेम से ही उस मेथड को समझ जाएंगे कि हाँ इस मेथड में क्या होता है. ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारे मेथड ऑफ टीचिंग में जो है वो टीचर सेंटर्ड मेथड पढ़ेंगे और लर्नर सेंटर्ड मेथड्स पढ़ेंगे. आज के लेक्चर में मैं आपको टीचर सेंटर्ड मेथड्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड इज lecture method. It is a teacher controlled and information centered method. It serves 4 basic purposes: to motivate, to clarify, to review and to expand. ठीक है, लेक्चर मेथड आपको नाम से ही चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली टू गिव लेक्चर. राइट. जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं, टीचर हमारे जो लेक्चरर्स हैं वो आते हैं, हमें टीच करते हैं. हम क्या करते हैं लर्नर्स, एज अ लर्नर हमारा क्या रोल होता है. वी जस्ट हैव टू सिट विद फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड लिसन टू व्हाट द लेक्चरर इज़ एक्सप्लेनिंग टू अस, कि हमारा टीचर हमें क्या समझा रहा है. वी बिकम देयर एज अ गुड लर्नर. हमें एक गुड लर्नर की तरह वो सब चीज़ें सुननी होती हैं जो हमें टीचर उस टाइम पे लेक्चर दे रहे हैं. ठीक है, लेक्चर सेंटर्ड मेथड के अंदर जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है वो एक टीचर का होता है, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल होता है जो भी वो नॉलेज अपने लर्नर को देना चाहता है, किस हिसाब से वो चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को देखते हुए, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए वो किस हिसाब से अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है. लेक्चर मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा हमारा ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई किया जाता है. एंड इट इज़ यू कैन से कि इट इज़ अ वे ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, इसमें मैंने जैसा आपको बताया कि स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, ही जस्ट हैव टू लिसन. ठीक है, एंड समटाइम्स कैन यूज़ पेन डाउन टू नोट सम थिंग्स. पेन पेपर यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कि जब कुछ इम्पॉर्टेंट आपको लगे आप उस टाइम नोट कर सकते हैं लेक्चर मेथड में. ठीक है, एंड बेसिकली स्टूडेंट का ये रोल होता है टू कोऑपरेट. राइट. लेक्चर मेथड में हम कह सकते हैं कि टीचर बोलता है खाली. ठीक है, ओनली द टीचर टॉक्स एंड स्टूडेंट जो है वो पैसिव लिसनर्स होते हैं.
अब जैसा कि हमने ये आपको बताया कि स्टूडेंट जो है दे डू नॉट हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मेथड ऑफ टीचिंग, सो ये पूरी तरह से टीचर कंट्रोल्ड एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्ड मेथड बोला गया है कि इसमें टीचर का टोटल बेसिक कंट्रोल जो है वो टीचर का होता है, इसीलिए इसको टीचर कंट्रोल्ड मेथड बोला गया है। फिर इसने कहा है कि ये 3 बेसिक पर्पस को सर्व करता है, टू मोटिवेट, टू क्लैरिफाई, टू रिव्यू एंड टू एक्सपेंड। कि टीचर इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं, चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं, दे रिव्यू थिंग्स एंड दे एक्सपेंड इट ऑल्सो। जो नॉलेज गिवन है ऑलरेडी स्टूडेंट्स को, उस चीज़ को और एक्सपेंड करते हैं, तो इसमें टीचर का मेन रोल होता है। आई होप दिस लेक्चर मेथड इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ओके, एंड इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं लेक्चर मेथड के, कि सबसे पहली चीज़ तो बहुत कॉमनली यूज्ड मेथड है ये, ठीक है। दिस मेथड हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न लैंग्वेजेस, नई चीज़ें, नई लैंग्वेज सीखने को मिलती है उनको, और वो अपनी लर्निंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ इसके एडवांटेजेस हो गए। वैसे हर अपने मेथड के कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, वो जब हमें चीज़ मीनिंग क्लियर हो जाता है उस चीज़ का, उसके बाद हम उसके मेरिट्स डीमेरिट्स ईजीली समझ सकते हैं, ठीक है। लेक्चर मेथड में आप कह सकते हैं डीमेरिट के नाम पे एज सच कुछ बहुत नहीं होता। अब जैसे क्या है, लेक्चरर्स ऑफन फॉरगॉट बाय द स्टूडेंट सून आफ्टर। अब जो भी लेक्चर हमें दिया है, कई बार होता है अगर हमने कोई चीज़ नोट नहीं की तो हम उसे भूल सकते हैं, नहीं भूल जाते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। और ये हो सकता है कि जब टीचर लेक्चर प्रोवाइड करा रहा है तो स्टूडेंट्स का पूरा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, कभी अटेंशन लेवल जो है वो सेम नहीं होता, तो वो एक डीमेरिट हो सकती है। और learner is a silent receiver of information in this, and it does not provide scope to the learners to ask question। कि ये इसका एक डीमेरिट बोल सकते हैं कि इसमें लर्नर्स जो हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि अगर बार बार क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे बिटवीन द लेक्चर तो फिर टीचर का कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उतना बेटर लेक्चर टीचर प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, क्योंकि बीच में इंटरप्शंस होंगी, तो क्वेश्चंस बाद में ही पूछे जाते हैं ऑब्वियसली आफ्टर द लेक्चर, राइट। तो ये कुछ इसके मेरिट डीमेरिट्स हो गए छोटे छोटे, एंड बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए, वो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो द नेक्स्ट वन इज़ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एज यू कैन सी दिस बाय द नेम, आपको उसके नेम से क्लैरिफाई हो गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो ही ये चीज़ है, मेथड है कि इट इज़ अ विजुअल अप्रोच ऑफ एग्जामिनिंग द इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड प्रोसेस। कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, उस चीज़ को एग्जामिन करने का एक विजुअल अप्रोच है। विजुअल अप्रोच मीन्स इन प्रैक्टिकल वो चीज़ को आप करके परफॉर्म करके दिखाएं स्टूडेंट्स, तो उस चीज़ से हमें पता चलता है कि अब तक जो भी चीज़ें स्टूडेंट्स को एज अ लेक्चर प्रोवाइड की गई हैं, वो जब उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो उससे हमें इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उनकी नॉलेज कहाँ पे स्टैंड करती है, कितना कुछ उन्होंने सीखा और समझा है अब तक चीज़ों को, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये होता है हमारा कि दिस मेथड इज़ मेनली अप्लाइड, और मेनली जो है ये टेक्निकल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होता है। सो इट वाज सिंपल, एंड अब हम नेक्स्ट मेथड को समझते हैं। थर्ड वन इज़ बायोग्राफिकल मेथड। व्हाट इज़ बायोग्राफिकल मेथड? देखो, बायोग्राफिकल नेम से पता चल रहा है बायोग्राफी से रिलेटेड है। Some biographies are used to analyze the author's personal life. In this method, teacher role becomes significant and learner play their role in learning process. It is somehow similar to lecture. It is not completely the lecture method. पर बायोग्राफिकल मेथड में क्या होता है, जो कुछ पॉपुलर पर्सनालिटीज़ होते हैं, पॉपुलर लोग होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, बेसिकली ऑथर की पर्सनल लाइफ को बताना होता है इसमें, ठीक है। उनको एनालाइज़ किया जाता है, ऑथर की पर्सनल लाइफ को एनालाइज़ किया जाता है,
तो इसमें मेन रोल क्या होता है, टीचर का रोल होता है कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताता है, जो भी बायोग्राफीज़ हैं उनके बारे में बताता है. It is used to tackle the pedagogical difficulties associated with the increasing marketizations of higher education and the depoliticized attitudes of the students. कि बेसिकली इसमें क्या है, जो भी डिफ़िकल्टीज एसोसिएटेड हैं विद द पेडागोगिकल थिंग्स, उस चीज़ को इसमें टैकल किया जाता है. इट इज़ सुटेबल एट द हायर लेवल ऑफ टीचिंग, कि बेसिकली बायोग्राफिकल मेथड जो है वो हायर लेवल ऑफ टीचिंग पे ही सुटेबल है, वहीं पे ये सुटेबल है. क्योंकि अगर हम सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स छोटे होते हैं तो उनको इतनी चीज़ें अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, राइट. तो उनकी लेवल की ये मेथड नहीं है यहाँ पे. बेसिकली यही है कि इसमें टीचर का जो है वो मेन रोल होता है बायोग्राफीज़ को एनालाइज करके स्टूडेंट्स को बताना, और लर्नर्स को क्या रोल प्ले करना होता है, दे हैव टू प्ले रोल इन द लर्निंग प्रोसेस. उनको चीज़ें लिसन करके समझनी होती हैं, याद रखनी होती हैं. देन कम्स इज आवर नेक्स्ट मेथड विच इज़ हिस्टोरिकल और बैंकिंग टीचिंग थ्योरी. अब हिस्टोरिकल एज द नेम सजेस्ट, आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इट इज़. इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन. बेसिकली इसमें इन्फॉर्मेशंस को प्रेजेंट किया जाता है. जो टॉपिक होता है इट इज़ कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स अर्लीस्ट फेजेस एंड फॉलोड इन अ हिस्टोरिकल कोर्स थ्रू इट्स सब्सिक्वेंट एवेल्यूएशन एंड डेवलपमेंट. कि बेसिकली ऐसा टॉपिक इसमें यहाँ पे लिया जाता है जो अपने अर्लीस्ट फेजेस में होता है, ठीक है. उसका एक हिस्ट्री होती है जिस टॉपिक की, ठीक है, और उसमें क्या हम फिर फर्दर इवैल्यूएशन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे स्टडी की जाती है. और कोई एक 20th सेंचुरी में कोई एजुकेटर थे, उन्होंने इसको एक नाम दे दिया कि ये बैंकिंग टीचिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाने लगा. तो बेसिकली बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के हिसाब से अगर हम इस चीज़ को पढ़ें तो इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉलेज इज़ अ गिफ्ट, कि उन्होंने नॉलेज को एज अ गिफ्ट समझा है कि जो एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन लेस नॉलेजेबल पर्सन को देता है, ठीक है. बेसिकली ये है कि इसमें जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, एक नॉलेजेबल पर्सन है, वो कम नॉलेज वाले पर्सन को नॉलेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है. तो दिस वाज द हिस्टोरिकल बैंकिंग टीचिंग थ्योरी. इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बस आपको नेम से उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया कीजिए, तो वो क्या है, आप इजीली याद रख सकते हैं उस चीज़ को. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन. ओके, सो दिस इज़ द फिफ्थ वन. It's written 6, but it is actually the fifth method. So this is team teaching और collaborative teaching method. कि team teaching और collaborative teaching method हमारा last यहाँ पे method है ये teaching centered methods में. So what it is? It involves a group of instructors working purposefully, regularly and cooperatively to help a group of स्टूडेंट्स. की बेसिकली टीम टीचिंग में क्या होता है, टीम टीचिंग इस नाम से आप चीज़ को समझ सकते हैं कि इसमें एक टीचर्स की, इंस्ट्रक्टर्स की पूरी टीम होती है, ठीक है. एक टीचर नहीं होता, इसमें कई सारे इंस्ट्रक्टर्स या टीचर्स हम कह सकते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि पर्पसफुली, रेगुलरली एंड कोऑपरेटिवली वर्क करते हैं. किसके लिए? फॉर द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के लिए दे वर्क. एंड द टीम ऑफ टीचर्स मेन कंट्रीब्यूशन इज़ दैट, कि उनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है टीचर्स का, द पीपल्स कैन हैव मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़. कि जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, पीपल्स हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप,
उनका जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले उनको उनको फेस करने की, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकें टीचर्स और स्टूडेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, उससे क्या है हमारी टीचिंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन सकती है, हम चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को है वो उस चीज़ को बता सकते हैं, फिर हम उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। एंड इन दिस द स्टूडेंट जो प्यूपल्स हैं दे ऑल्सो इवेल्युएट द टीचर्स टीचिंग, कि वो टीचर की टीचिंग को भी वो इवेल्युएट करने का उनको मौका मिलता है, क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, ज़्यादा कम्युनिकेशन का मौका मिलता है। ओके, सो पीपल कैन गेन द एडवांटेज ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द डिफरेंट टीचर्स, कि बहुत सारे टीचर्स होंगे, ग्रुप ऑफ टीचर्स होगा, तो हमें सबसे अलग अलग टाइप की सबसे नॉलेज मिलेगी, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज इसमें मिलने के चांसेस हमारे होते हैं। सो इसके बेनिफिट यही हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। एंड अगर हम टीम में वर्क कर रहे हैं तो दैट स्प्रेड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनकरेजेस द क्रिएटिविटी, इससे क्या है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स में आपस में बढ़ जाती है, एंड क्रिएटिविटी को एनकरेज किया जाता है। इट डीपन्स द फ्रेंडशिप जो है वो और ज़्यादा गहरी होती है, एंड बिल्ड्स कम्युनिटी अमंग द टीचर्स, और टीचर की एक अच्छी कम्युनिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो इसके क्या एडवांटेज होंगे, इससे हमें आइडियाज़ और ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे रिगार्डिंग पीपल्स एंड टीचर, ताकि हम उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट कर सकें, एंड एक स्ट्रॉन्ग विल जो है वो डेवलप होगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन अमंग द पीपल्स एंड द टीचर और पीपल दोनों में ही जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, वो भी इंक्रीज़ होगी। एंड बेसिकली इट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिकल मेथड है, प्रोसेस है, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा कुछ ये टर्म्स थी हमारे, बेसिकली टीचर सेंटर्ड मेथड्स थे जिसमें टीचर का जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो इट वाज ऑल सराउंडेड टू द टीचर। तो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल, बट फिर भी इफ़ यू हैव any of doubts or anything, so you can comment here. So that's all for the lecture. Remain curious, keep on learning. We'll see you soon. Thanks for watching. And yeah, don't forget to subscribe, like and share our videos. Thank you.